फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में रेडियस आ रहा है नहीं, इसका मतलब इधर देख, इसको एक चक्कर मारने को जितना टाइम लगेगा ना वो फिक्स है, चाहे वो पहला वाला चक्कर हो, चाहे दूसरा वाला चक्कर हो, चाहे तीसरा वाला चक्कर हो। यानी ये पहला वाला रेवोल्यूशन अगर 4 सेकंड में किया है तो दूसरा भी, तीसरा भी। अब आप सोचेंगे सर ऐसा कैसा, पहला वाला छोटा सर्कल है, दूसरा वाला बड़ा है, तीसरा वाला और बड़ा है, तो उसको जा, हाँ वेरी गुड। स्पीड भी धीरे धीरे क्या हो रही है, स्पीड एक्सेलरेट होने की वजह से बढ़ रही है ना, तो हर चक्कर के लिए उसको टाइम क्या लग रहा है, बोल सेम। एज यू कैन सी देयर इज नो रेडियस टर्म इन द टाइम पीरियड। तो ऐसा भी पूछ सकता है, प्रूव दैट रेडियस ऑफ द revolution of a cyclotron accelerator does not depend on the, sorry, time period of a cyclotron accelerator does not depend on the radius of the revolution। प्रूफ कर लेंगे ना, टाइम पीरियड ना फ्रीक्वेंसी, दोनों ही रेडियस पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब अगर मुझे इस वाले कंडीशन के लिए, मतलब नॉर्मल साइक्लोट्रॉन मोशन के लिए, इसके लिए भी टाइम पीरियड निकालना है, तो भी मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, सेम यूज करूंगा, क्योंकि इसमें रेडियस आ ही नहीं रहा है ना, इसका रेडियस फिक्स है, इसके रेडियस चेंज हो रहे हैं, फिक्स हो या चेंज हो कुछ फर्क पड़ता है क्या, ये भी साइक्लोट्रॉन मोशन है, ये भी साइक्लोट्रॉन मोशन है। ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ना, ये ना सिर्फ साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर के लिए वैलिड है, बट एनी साइक्लोट्रॉन मोशन के लिए वैलिड है, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला और ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। पहली चीज सबको एकदम अच्छे से समझ, कोई डाउट है इसमें, नहीं ना। दूसरी चीज जरा ध्यान से देखना, मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था कि आधा चक्कर मार के जब ये पार्टिकल बाहर आएगा ना, उतने टाइम में ये उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का हो जाएगा उल्टा। यानी एसी सर्किट का एक साइकिल क्या हो चुका रहेगा, कंप्लीट हो चुका रहेगा। एसी सर्किट का एक साइकिल क्या हो चुका रहेगा, कंप्लीट। तो मुझे बताना एसी साइकिल का टाइम पीरियड और इसके घूमने का टाइम पीरियड, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, जरा ध्यान से देख। एसी, वेरी गुड, एसी साइकिल का टाइम पीरियड मतलब एसी साइकिल का एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, वो घूम के वापस आ गया। और घूमने का टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी। तो जब इसने आधा चक्कर टाइम मारा है तो घूमने का कितना टाइम पीरियड हुआ है, आधा। और एसी साइकिल तो एक कंप्लीट हो गया ना, एसी साइकिल तो एक कंप्लीट हो गया ना, तो उसका तो टाइम पीरियड पूरा हो गया। यानी एसी साइकिल का टाइम पीरियड ये घूमने के टाइम पीरियड का क्या रहेगा, बोल हाफ। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय टू, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय टू। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। यानी ये आधा टाइम पीरियड यहाँ से कंप्लीट हुआ रहेगा और आपका पार्टिकल बाहर निकल चुका रहेगा, तभी तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी ना, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव। सीधा ये फॉर्मूला याद रखो कि एसी साइकिल की पोलैरिटी चेंज करने के लिए जितना टाइम लगता है वो टोटल टाइम पीरियड का क्या होता है बेटा, आधा होता है। ये दूसरा पॉइंट समझा। तीसरा पॉइंट, यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, एग्जिट के टाइम के रेडियस की। लेकिन एक नॉर्मल साइक्लोट्रॉन मोशन में रेडियस चेंज होता है क्या, रेडियस फिक्स होता है। तो नॉर्मल साइक्लोट्रॉन मोशन की काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स रहती है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, बोल फिक्स। इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बोल हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बोल हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर साइक्लोट्रॉन मोशन हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी का डायरेक्शन ही बदल सकता है, वेलोसिटी का वैल्यू चेंज कर सकता है क्या, नहीं। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहने वाली बेटा, फिक्स। डायरेक्शन से हमको वैसे भी लेना देना नहीं, क्योंकि हम लोग क्या निकाले, काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वी डू नॉट डिपेंड ऑन दी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, बट इट डिपेंड्स ऑन दी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो बदल रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या। तो जब वेलोसिटी ही फिक्स है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, फिक्स। तो यहाँ पर रेडियस चेंज होता है तो काइनेटिक एनर्जी बदलती है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ते जाता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाती है। पर एक नॉर्मल साइक्लोट्रॉन मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, सेम है। तो ये 3 एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको बताया, फिर से एक बार रिपीट करो, सुनो, फिर इसके ऊपर के क्वेश्चंस करने के अपने को। फिर से एक बार रिपीट करो। पहली बात मैंने आपको क्या बताया, सब लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात हम लोगों ने क्या देखी बेटा, कि ये जो टाइम पीरियड और ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये साइक्लोट्रॉन मोशन के रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करते। यानी ये जनरल फॉर्मूला है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का, चाहे साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर या कोई भी साइक्लोट्रॉन, इन जनरल एनी साइक्लोट्रॉन मोशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस ना। तो ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, सही। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया, बताओ। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया कि ये जो साइकिल को चेंज होने में, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव बनने में जो टाइम लगता है वो टोटल टाइम पीरियड का क्या होता है, हाफ होता है। और तीसरी बात मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी बदलती है, लेकिन एक नॉर्मल साइक्लोट्रॉन मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। क्यों सेम रहती है, उसका रीजन भी देखिए, समझा। अब इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलिए बेटा। क्या बोला, देख थर्ड एमसीक्यू में, अ प्रोटॉन इंटर्स अ परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। एक प्रोटॉन है, वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है। एक डायग्राम देख,
ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अंदर जा रही है ना, नेगेटिव जेड की तरफ, ठीक है। और प्रोटॉन इसको परपेंडिकुलर यहाँ पे इंटर कर रहा है, देखिए आपको वेलोसिटी दी है v, देख रहे हो, यहाँ से प्रोटॉन इंटर कर रहा है। आगे कुछ भी करने से पहले मेरे को बताओ, प्रोटॉन एक चार्ज है, प्रोटॉन क्या बेटा एक, अब वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसा घुस रहा है देख, 90 डिग्री पे, क्या करेगा, सर्कुलर मोशन, गोल घूमेगा। तो वो सीधा जाने वाला है या कर्व होने वाला है, कर्व होने वाला है। अब क्वेश्चन ये है कि इस साइड पर कर्व होगा कि इस साइड पर कर्व होगा, ये क्वेश्चन है। तो उसके लिए आपको फोर्स निकालना पड़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स किधर, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा ना, तो आपको फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स किससे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड पाम रूल, करेक्ट है। इसमें अंगूठा किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड, किधर जा रही मैग्नेटिक फील्ड, अंदर। थम्स की उंगलियां किसके डायरेक्शन में, करंट। चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव डायरेक्शन के मोशन का डायरेक्शन होता है वही करंट का डायरेक्शन, नेगेटिव होता तो उल्टा रहता। तो वेलोसिटी इधर है तो करंट भी कहाँ रहेगा, इधर। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड। पाम किधर आ रहे थे, ऊपर, तो फोर्स किधर लगने वाला है इस पे, ऊपर की तरफ। फोर्स कहाँ लगने वाला है, बोल, ऊपर की तरफ। तो ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ से घुस के ऐसा कर्व ले लेगा, है ना, ऐसा कर्व ले लेगा। तो आगे कुछ भी पढ़ने से पहले मैंने बता दिया कि प्रोटॉन कैसा मूव करने वाला है। अभी देख क्या बोला उसने, perpendicular uniform magnetic field B at origin along the positive x-axis with the velocity v as shown in the figure, वही पूरी बात वो बता रहा है आपको। Then it will follow the following path, तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा वो आपसे पूछा है। और बोल दिया था मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द पेपर, नहीं भी बोलता तो क्रॉस देख के अपने को समझ में आ रहा है। अब पाथ देख क्या क्या बोला है, ए इट विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पहली बात उसने बोला है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे सीधा सीधा जाता रहेगा, सही बात है क्या, गलत। सी देखो, सी में क्या बोला उसने, देख it will move along a curved path bending it towards negative y axis, मतलब ये कर्व पाथ फॉलो करेगा, लेकिन जो नेगेटिव y एक्सिस है ना उसकी तरफ ऐसा बेंड करेगा। तो क्या है, नीचे बेंड होने वाला है क्या, नहीं, ऊपर बेंड हो रहा है। किधर बेंड हो रहा है, ऊपर, नेगेटिव y एक्सिस पे बेंड हो रहा है क्या, ऊपर बेंड हो रहा है वो, ठीक है ना। आगे देख, डी देख, डी इट विल मूव अलोंग, मैं डी वाला जानबूझ के नहीं पढ़ा, सबर है, पहले गलत ऑप्शंस पढ़ा रहा हूँ उसके बाद राइट ऑप्शन पढ़ाऊंगा। मैं अब समझो, अगर मैं बी ऑप्शन नहीं पढ़ाऊं, बी वाला आंसर है, बी पे ही आंसर आ जाएगा तो तुम लोग बोलोगे सर छोड़ो सीडी को आगे बढ़ो। तो पहले मैं सारे रॉन्ग ऑप्शंस देख रहा हूँ कि वो क्यों रॉन्ग है, नालायको। ऑप्शन डी देखो, इट विल मूव अलोंग अ साइनोसाइडल पाथ अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। साइनोसाइडल समझता है ना, कि ये ऐसा 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 जा रहा है, ये तो कुछ अजीब ही अल्टा पलटा दिया है, ऐसा क्यों ही मूव करेगा वो। अब बी पढ़ो क्या बोला उसने, बी में क्या बोला देख, इट विल मूव अलोंग अ कर्व्ड पाथ बेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, उधर वाई होना चाहिए था, उसने पता नहीं क्यों एक्स लिखा है। ये किसकी तरफ बेंड कर रहे थे, किसकी तरफ बेंड कर रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ बेंड। तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन, है ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेकिन उधर पॉजिटिव एक्स नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव वाई होना, कर्व्ड पाथ लेगा वो और वाई, पॉजिटिव वाई की तरफ ऐसा बेंड करेगा, समझा। सी वाला क्यों गलत है, समझा ना रे, उसमें भी बेंडिंग लिखा हुआ है, उसमें भी कर्व पे बेंडिंग लिखा है, लेकिन उधर नेगेटिव आई मतलब ऐसा नीचे की तरफ बेंड बोला है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़े आगे, तो जो होते जा रहे ना उसको टिक कर लो, जो हो रहा है उसको टिक करो। थर्ड एमसीक्यू हो गया, उसको टिक करो कि वो हो गया अपना, ठीक है। अभी देखेंगे बेटा हम लोग एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 तो आप ऐसे ही आंसर कर सकते हो। देख जरा क्या बोला उसने, अ चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन, एक चार्ज पार्टिकल है, मोशन में है, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी v, कितनी वेलोसिटी इसके पास v, व्हेन इट एंटर इनटू अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसमें घुस रहा है वो, एक मैग्नेटिक फील्ड में। कैसे घुस रहा है देख, परपेंडिकुलर टू, कैसे घुस रहा है, परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड और v दोनों एक दूसरे को कैसे परपेंडिकुलर। क्या करेगा चार्ज, अंदर जाके गोल घूमेगा, कौन सा मोशन, साइक्लोटॉन मोशन। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल, काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा, बढ़ेगी, कम होगी, जीरो हो जाएगी, अनचेंज रहेगी, कैसी रहेगी, अनचेंज रहेगी ना बेटा। अब भी पढ़ा, नॉर्मल साइक्लोट्रॉन मोशन में वेलोसिटी का ज्यादा से ज्यादा क्या बदलता है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा तो काइनेटिक एनर्जी में क्या रहेगी। अभी जस्ट ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया, तो उसका आंसर कौन सा सही है बोल, रिमेन्स अनचेंज। टिक कर लिए सब लोग, इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो वो एमसीक्यू को भी टिक कर लो कि वो हो गया, एमसीक्यू नंबर क्या बोलते थे 5, सॉरी एमसीक्यू नंबर 5 हो गया है ना।
अभी न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 21 तक पूरा न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। तो अब उसमें मैं कौन कौन सा करा रहा हूँ, जो अब जितना अभी हमने पढ़े ना, साइक्लोट्रॉन मोशन, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर, उसके ऊपर के। अभी है वो कोने वाला भी मिटा दिया तू। आज भांग वांग खा के है क्या? मैं तेरे से पहले कपड़ा मांगा, उसको रफ किया, उधर फॉर्मूला लिखा, तू देखा नहीं? जाने दो, छोड़ो। मैंने साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर और साइक्लोट्रॉन मोशन पढ़ाया, उसके ऊपर के क्वेश्चंस अभी अपने को सॉल्व करना है। नोटबुक खोल के रखो, फॉर्मूला पूछूंगा तो बताना मेरे को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, सब लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोले थे? क्वेश्चन नंबर 4 में न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या बोला? देख, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 3.2 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकंड। क्या दिया स्पीड बोले तो? v। क्या दिया बेटा? बोल, बात नहीं रे। v दिया है, कितना दिया है? 3 इंटू 3.2 इंटू 10⁶ है, 7 है, 6 है। माइनस तो नहीं हो सकता, तौबा अस्तगफिर। इलेक्ट्रॉन इतना तेज घूमता है कि वो लाइट की तरह बिहेव करता है। 6 होना चाहिए। रुक, मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन की असल में जो स्पीड होती है ना, वो 10⁶ के रेंज में ही होती है। तो वी विल टेक दिस ओनली, ओके। 6 लेके सॉल्व करते हैं, अभी कुछ करो मत। 6 लेके सॉल्व करते हैं, ऑप्शन में आंसर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो 7 लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखो क्या बोला उसने। An electron is moving with a speed of 3 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड in a magnetic field of 6 into 10⁻⁴। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या दिया रे? बी। कितना दिया मैग्नेटिक फील्ड? बोलो कितना दिया मैग्नेटिक फील्ड? 6 into 10⁻⁴ टेस्ला। आगे बढ़, क्या बोला उसने? परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ। तो इलेक्ट्रॉन जब घुसा है तो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। तो अब मुझे बता, इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक फील्ड में घुसा, परपेंडिकुलर घुसा, तो एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर जा रहा है, कैसा मोशन करेगा? साइक्लोट्रॉन मोशन। तो यहाँ पर कौन सा मोशन हो रहा है बेटा? साइक्लोट्रॉन मोशन। पहचानते कैसे है, समझ रहे ना बेटा? एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर इंटर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है साइक्लोट्रॉन मोशन करने वाला है। आगे देखो, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द पाथ। क्या निकालना है अपने को? रेडियस आर। What will be the radius of the path? What will be the frequency and the kinetic energy in kilo electron volt? क्या क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी मतलब f, और काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का जो आंसर देना है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है। किस में देना है? बोल, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कुछ पूछा है क्या? नहीं, गिवन दिया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास दिया है m, कितना दिया है? बोल 9.1 इंटू 10⁻31 kg। नहीं भी देता ना, आपको पता होना चाहिए था। डुअल नेचर में मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कुछ डेटा लिखा के दिया था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। याद है? दोनों का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1836 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद है? भूल गए? ये डेटा एक ऐसा बॉक्स के अंदर मैंने आपको डुअल नेचर में लिखा के दिया था, उसको याद रखो। ये अगर आपको नहीं भी देगा ना, तो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। आप छोड़ नहीं सकते क्वेश्चन को, बोले मार्क्स मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे देखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, और क्या दिया बेटा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये भी अपने को मालूम है, नहीं भी देता तो मालूम है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बोल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सही है, आगे बढ़। और क्या दिया आपको? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कैसे जाते हैं वो बताया, वो भी आपको मैंने सिखा दिया था डुअल नेचर में। 1 इलेक्ट्रॉन से जूल में कैसे जाते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके। और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे आएंगे? फिर डिवाइड करके। तो चलो अभी सीधा क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्या निकालने का अपने को? रेडियस। कौन सा मोशन हो रहा है? साइक्लोट्रॉन मोशन, ठीक है ना। तो फॉर साइक्लोट्रॉन मोशन, साइक्लोट्रॉन मोशन के मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला क्या होता है? बोल, mv इज इक्वल्स टू QBR। पहला डेटा क्या निकालना है मेरे को? रेडियस। आप स्मॉल आर भी ले सकते हो, चलेगा, कोई मसला नहीं। तो आर यहाँ से अकेला करके आएगा mv बाय QB। m क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। v स्पीड भी दी हुई। q क्या होता है? बोल, चार्ज। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया है ना आपको, ठीक है ना। अभी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो सारा डेटा तो गिवन है, सब वैल्यू पुट कर देते हैं।
R इज इक्वल टू मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, स्पीड है 3.2 इंटू 10 टू द पावर प्लस 6 डिवाइडेड बाय चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। और बी कितना बेटा, बी है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, करेक्ट है। तो कैसे सॉल्व होगा देख, 9.1, 3.2, 1.6 और 6, सारे नंबर्स को एक साथ ले लिया, 10 का पावर माइनस 31 प्लस 6 माइनस 4 ऊपर गया प्लस 4 माइनस 19 ऊपर गया प्लस 19, करेक्ट है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बोल, लॉग्स। आप इसको मल्टीप्लाई करके दो नंबर बना दो और फिर लॉग लगा दो तो भी चलेगा, या चारों पे लॉग लगा दो तो भी चलेगा, आपके ऊपर है, जो आपको ज़्यादा सही लगता है, ठीक है ना। 9.1 इंटू 3.2 डिवाइड बाय 1.66, 3.03 कितना आ रहा है बोल, 3.03 इंटू 10 टू द पावर, ये देख 6 और 4 10, 10 और 19 29, 29 माइनस 31 प्लस 29 कितना क्या बोल, -2, ठीक है ना। और रेडियस का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर, ये आंसर है। अब जरा आंसर में चेक करो क्या रेडियस इतना ही दिया है, आंसर में रेडियस, अरे आंसर 3.0 सेंटीमीटर सही है। ये देखना 10⁻² का मतलब क्या होता है, सेंटी, 10⁻² का मतलब क्या होता है, सेंटी, तो आंसर हो गया 3.0 सेंटीमीटर, मतलब करेक्ट है, स्पीड यही दिया होना चाहिए। आप करेक्शन कर लो, आप करेक्शन कर लो। हाँ रेडियस नहीं दिया है, हाँ मस्त है, तेरे में स्पीड दिया है -7 की, इतना स्लो इलेक्ट्रॉन चलेगा, ऐसे चलेगा ना इलेक्ट्रॉन, ऐसे है ना। ये वाली वैल्यू सही है, इसको 6 कर लो, जिसकी बुक में 7 है ना वो इसको 6 कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ रे क्वेश्चन, और क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। तो बेटा चाहे साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर हो चाहे साइक्लोट्रॉन मोशन हो, सबके लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, सेम। देखो क्या है बेटा, F इज इक्वल टू QB बाय 2πm, सबका वैल्यू पुट करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है देख, Q कितना दिया बेटा अपने को, Q दिया हुआ है चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, बी दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻4, 2 को ऐसे रहने दो, पाई होता है 3.14, मास 9.1 इंटू 10⁻31, तो 1.6, 2 से 6 कट गया 3, 3.14, 9.1, 10⁻19 -4 प्लस 31, करेक्ट है। सॉल्व करेंगे इसको, 1.6 इंटू 3 डिवाइड बाय 3.14, 9.1, 0.17, सॉरी 0.01845, बात मत कर, 10⁻, कितना आ गए 31, -19 -4 कितना हो रहा है, -23, तो 31 में से 23 निकालो 8, तो 10⁻+ 8, तो फ्रीक्वेंसी आ रही है इतने हर्ट्ज की, समझा। आगे बढ़ते, ठीक है ना। उसने देख लिया 18.7 मेगाहर्ट्ज, वो कहाँ से आ गया है, मेगा का मतलब क्या होता है, मेगा का मतलब +6 होता है, इधर कितना है +8, तो 6 अलग कर लो 2 अलग कर लो, +2 पावर के से पॉइंट 2 नंबर आगे आगे कितना हो जाएगा 18.45, ऑलमोस्ट सेम आंसर, ठीक है ना, इंटू 10⁻6, और 6 का मतलब होता है मेगा, समझा। तो चाहे मेगा हर्ट्ज में आंसर दो चाहे हर्ट्ज में आंसर दो चलता है, खाली इसका ध्यान देना आपको कि काइनेटिक एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, क्योंकि उसका यूनिट उसने मेंशन किया। अब अगर आप जूल में आंसर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको किस में देना पड़ेगा आंसर, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही देना पड़ेगा। हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, मेरे को पता काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला यूज करोगे, Q² B² R exit² बाय 2πm, है ना, ऐसा लाफा मारोगे ना, वो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर का फॉर्मूला है, यहाँ पर नॉर्मल साइक्लोट्रॉन मोशन हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला यूज करो, हाफ mv², हाफ ऐसी रहने दे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, स्पीड दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻+6 द होल स्क्वायर, तो 1.2, 9.1, 3.2 का स्क्वायर 10⁻31, ये 6 दूनी 12 + 12, करेक्ट है। कितना आएगा देखिए, 9.1, 3.2 इंटू 3.2 डिवाइडेड बाई 2, 46.592 इंटू 10⁻, बेटा -31 + 12, बोल 11 में से 2 गया -19, -19 नहीं आएगा,
ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देख, अगर कुछ नहीं बोलता, खाली इतना बोलता फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी, बस इतना बोलता, तो हम लोग इसको जूल में छोड़ देते, ऐसे जूल में ऐसे छोड़ देते। पर अपने से बोला है कि उसको मेरे को किस में चाहिए, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। किस में चाहिए बोल, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़ेगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो, पहले किस में बदलो बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे जाते बोल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करके। तो आप ये जूल से किस में चले जाओगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देख यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 46.592 को हम लोग डिवाइड करेंगे 1.6 से, तो आंसर आएगा 29.12। कितना आएगा बोल, 29.12। ये आ गया मेरा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पर मुझे आंसर किस में निकालना है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो मतलब 10 का पावर +3, पावर +3 लाने के लिए पॉइंट को पीछे लेना पड़ेगा। कितना नंबर, 3 नंबर। तो 2 नंबर तो 29 हो गया, एक नंबर कौन सा रहेगा, 0। तो 0.02912 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये 10⁻³ की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे बोल, किलो। तो ये जाएगा 0.02912 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपना थर्ड आंसर हो गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म। समझा क्या हुआ, सही है। तेरी बुक में वही दिया है, एक क्या खिचड़ी बना के रखा है अपन ने, जो टेक्स्ट क्या 1.7 ये। हाँ, इसका आंसर उन लोग की बुक में राइट है और इसका आंसर तेरी बुक में राइट है। मैं चेक कर लेता हूँ सारे आंसर्स, डोंट वरी। बट उसके गिवन डेटा के मुताबिक आंसर्स यही आने चाहिए, हमने सही किया, ठीक है ना। बट स्टिल आई विल चेक इट वंस, कुछ मिस्टेक रहेगी तो मैं बताता हूँ। आगे देखते हैं अभी। हाँ, तो इसको टिक कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 को टिक कर लियो बेटा। अभी देखेंगे उसी के नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 5। ये बात नहीं, हाँ, उसी के नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, एन अल्फा पार्टिकल। पहले मेरे को बता अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, क्या, वेरी गुड, हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। डुअल नेचर में पढ़ाया था, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल। हीलियम के न्यूक्लियस में क्या रहेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। तो 2 प्रोटॉन मिलके एक अल्फा पार्टिकल बनाते हैं, 2 प्रोटॉन मिलके एक अल्फा पार्टिकल बनाता है। और ये वहां पे लिखा भी है, देख क्या दिया है, एन अल्फा पार्टिकल द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम विथ चार्ज +2e। यानी 2 प्रोटॉन मिलकर के क्या बनाता है बोल, एक अल्फा पार्टिकल। तो कुछ भी करने से पहले देख मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, फॉर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज किसके बराबर रहेगा बोल, 2 इंटू प्रोटॉन, 2 इंटू प्रोटॉन। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग क्या लिखते हैं, ई। तो चार्ज कितना रहेगा, 2e। और एक ही कितना होता है, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है इधर, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अल्फा पार्टिकल पे इतना चार्ज होता है, प्लस में, किसमें, प्लस में। आगे बढ़ो, फॉर एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड एंड मूव्स इन अ वैक्यूम ट्यूब विद काइनेटिक एनर्जी। उसकी काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बेटा, काइनेटिक एनर्जी। कितना दिया, देख काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा मेगा बोले तो 10 का पावर +6 है ना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 10 का पावर +7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई और वो चार्ज आ गया, 2 चीजें दी हुई है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ऑन अप्लाइंग अ ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.851 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 1.851 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड मुझे दिया हुआ है। आगे देखो क्या बोला उसने, इट फॉलोज अ सर्कुलर ट्रैजेक्टरी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगाया तो वो अल्फा पार्टिकल क्या करने लगा, गोल गोल घूमने लगा। कैसे घूमा रहेगा गोल गोल, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर दिए रहेंगे, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो गोल गोल घूमने लगा, तो जब वो घूमने लगा तो उसका रेडियस कितना है, देख रेडियस कितना है बेटा उसका, r 24.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर चलेगा क्या रे, नहीं चलेगा, सेंटी हटाएंगे तो 10⁻⁻2 मीटर। तो ये मुझे रेडियस दिया हुआ है। आगे बढ़, ऑब्टेन द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल। क्या निकालने का अपने को, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मास निकालना है, मास क्या निकालना है बेटा, मास। और कुछ बोला है क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो हमने यूज भी कर लिया, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻, 1.62 यूज करने बोला उसने, चलेगा, यहाँ पे 2 लिख ले तो कितना हो जाएगा 3.24, ठीक है ना। बस, हाँ क्या हुआ,
चल आगे देखते हैं। बस बस बस। तो ये अपना चार्ज दिया हुआ है, ये काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, ये बी और आर। अब मास निकालना है, ठीक है ना। तो देख मास कैसे निकालेंगे हम लोग। पहला मास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में आता है हाफ एम वी स्क्वायर, सही है। रेडियस का भी अपने पास फॉर्मूला है, रेडियस भी दिया हुआ है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। दोनों का फॉर्मूला जरा आजू बाजू में लिखते हैं, दोनों का फॉर्मूला आजू बाजू में लिखते हैं, तो सब लोग ध्यान से देखना। पहले बताओ मेरे को रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है बोलो, या फिर एम इंटू वी वाला फॉर्मूला बताओ। एम इंटू वी क्या होता है बोल, क्यू बी आर, यही होता है। एंड टेल मी द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, करेक्ट है। तो एम वी का फॉर्मूला होता है क्यू बी आर और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से मैं v को अकेला कर सकता हूं। व्हाट इज v, टेल मी व्हाट इज v, क्यू बी बाय आर बाय एम। इस v को इसमें पुट करते हैं, है ना, तो दिस विल बी, या फिर इसके बाद लिखता हूं, जान दे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ को ऐसे रहने दे, एम को ऐसे रहने दे, वी स्क्वायर इसको रखेंगे, क्या आएगा बोल, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, एम से स्क्वायर कैंसिल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही बोल, काइनेटिक एनर्जी आ रही है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m। अब अपने को निकालने का क्या बेटा, मास निकालने का। तो मास उधर कर ले, काइनेटिक एनर्जी इधर कर ले, क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल टू क्यू बी आर द होल स्क्वायर, चलेगा क्या, तीनों का स्क्वायर है ना, ऐसा लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। जरा चेक करो क्या क्या डेटा अपने पास है। पहला चाहिए क्यू, है क्या, शुरुआती हमने उससे की, क्यू है अपने पास। दूसरा चाहिए बी, दिया मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल दिया हुआ है। तीसरा चाहिए आर, वो भी दिया हुआ है। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, वो भी। मास निकाल लेंगे, सिंपल, सबका वैल्यू पुट करते हैं। क्यू है 3.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, बी है 1.851 टेस्ला, आर है 24.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 10 रेज टू प्लस 7, सही है। बाकी सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 3.24 इंटू 1.851 इंटू 24.6, तीनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे को वैल्यू आई 147.5, कितनी आ रही बोल, 147.5 इंटू 10 रेज टू, मुझे बता माइनस 16 माइनस 2 कितना आएगा बोल, माइनस 18 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट है। और नीचे क्या, 10 रेज टू प्लस 7। अब देख 147.5 के स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ दो बार, नीचे कितना कह रहे 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 18 इंटू 2, 18 दूनी 36 माइनस 36, ये प्लस 7 ऊपर गया तो माइनस 7, सही है। अब इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 2, 2 7 14, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, तो 147.5 को 147.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 73.75 से, तो आपको वैल्यू मिलेगी बेटा 10878, 10878 इंटू 10 रेज टू माइनस 36 माइनस 7 माइनस 43। मास है ना ये, मास, मास को किसमें लिखते हो हम लोग, केजी। अब आप पॉइंट को थोड़ा आगे पीछे करना चाहते हो तो कर सकते हो, समय मैंने पॉइंट को इतना नंबर पीछे ले लिया, जाएगा 1.08, क्या जाएगा बोल 1.08, कितना नंबर पीछे लिए, 1 2 3 4 प्लस 4 माइनस 43 प्लस 4 कितना आएगा बोल, 10 टू माइनस 39 केजी। समझा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना रे 5, उसको भी टिक कर लो सब लोग, ठीक है। 6.6 कुछ मिस तो नहीं आपने से, देखो अल्लाह अल्लाह तो बस तक फट, ये माइनस 19 था ना, ये तो और ज्यादा है रे। अच्छा हाँ समझा, मेरे को समझा क्या मिस हो गया, क्या मिस हो गया, ये मिस हो गया, नहीं समझा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है,
और अपने को यूज किस में करना है, जूल में, क्योंकि बाकी सब एसआई यूनिट में। ज़्यादा कुछ नहीं, इसी के बाजू में लिख दे, देख 10⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कैसे आते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करें, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने के लिए डिवाइड करते हैं। इधर उल्टा करें हम लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जा रहे हैं। क्या आएगा बोल, 10⁷ इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, कितना बनेगा बोलिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू, ये पॉइंट है, एक हिलना नहीं है, 1.6 इंटू 10⁻19 प्लस 7 कितना हो रहा है, -12 जूल। ये यूज करना है। तो पहली एक ये गलती हो गई थी, दूसरी एक ये गलती हो गई थी। कितना करे, -19 -2, बोल जल्दी, -21, ठीक है। और नीचे इधर 10⁻7 नहीं आएगा, क्या आएगा बोल, 1.6 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो इसके आगे सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा देखिए, 3.24, अच्छा पूरा मल्टीप्लाई किए थे ना, 3.24 इंटू 1.851 इंटू 24.6, वैल्यू आई थी 147.5, 147.5 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 2 3.2 इंटू 10⁻, -19 -2 कितना आएगा, -21, -21 इंटू 2 -40, पक्का, ठीक है ना। ये -12 ऊपर गया तो +12, करेक्ट है। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 147.5 इंटू 147.5 डिवाइडेड बाय 3.2, वैल्यू आ रही है 6.7 इंटू 10⁻+3, ये वैल्यू आ रही है। इसको जब आप लॉग से सॉल्व करोगे तो इसके आसपास की वैल्यू आएगी, 6.6 समथिंग आएगी। मैंने कैलसी से किया तो मेरे को 7 है, आप लॉग से करोगे तो 6.6 समथिंग ऐसा आएगी, ठीक है ना। और इंटू 10 का पावर कितना, +3। आगे क्या है बेटा देख, -42 + 12, 42 में से 12 गया, बोलो 30, -30 + 3 कितना आएगा बोल, -27 kg। दिस मस्ट बी द आंसर। समझा रहे अच्छे से, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5, टिक कर लो उसको। उसके बाद देखेंगे 6 वाला नहीं हुआ है अभी, 7 वाला भी नहीं हुआ है, करंट ऑफ इक्वल नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला देख, फॉर अ प्रोटॉन एक्सेलरेटर, एक प्रोटॉन को एक्सेलरेट करने वाला डिवाइस है। तो हमने कौन सा एक्सेलरेटर पढ़े थे अभी, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर, तो उसी का क्वेश्चन है। फॉर अ प्रोटॉन एक्सेलरेटर अ साइक्लोट्रॉन इज यूज, तो अब बता दिया उसने मुंह खोल के कि साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर है, ठीक है ना। इन विच अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या दिया बेटा आपको, बी, कितना दिया, 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर को देख के डरने का नहीं, उसका मतलब टेस्ला ही होता है। वेबर पर मीटर स्क्वायर का मतलब टेस्ला ही होता है। मैग्नेटिक मटेरियल में ये यूनिट भी पढ़ा दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। आगे देखो, फाइंड द टाइम पीरियड फॉर ट्रांसवर्सिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू डीज, दोनों डी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसवर्स करने के लिए, ट्रांसवर्स मतलब उल्टा करने के लिए, मतलब एक डी पॉजिटिव एक डी नेगेटिव है तो इसको उल्टा करने के लिए कि ये वाला नेगेटिव होना चाहिए और ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए, इसके लिए लगने वाला टाइम आपको निकालना है। तो मैं देख ऐसा लिख देता हूँ, लेट टाइम फॉर ट्रांसवर्सिंग, या आप रिवर्सिंग भी लिख सकते हो, जरा ट्रांसवर्सिंग की आप और क्या लिख सकते हो, रिवर्सिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन डीज, दोनों डीज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स करने के लिए लगने वाला टाइम इज स्मॉल टी, कितना है वो, स्मॉल टी। और टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को क्या लेते हैं हम लोग, कैपिटल टी, है ना। एंड टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज कैपिटल टी, सही है। अब अपने को निकालने क्या बोला उसने देख, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ट्रांसवर्सिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू डीज, यही निकालना है, दोनों डीज के बीच में टाइम रिवर्स करने के लिए जितना टाइम लगेगा वो निकालना है, मतलब कैपिटल टी निकालना है, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो अपने को स्मॉल टी निकालने का है। और मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था, स्मॉल टी बराबर होता है कैपिटल टी बाय 2, पढ़ाया था। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का आधा होता है रिवर्स करने के लिए लगने वाला टाइम। अभी ये पॉइंट बता करके मिटाना चालू किया हमने।
है ना। तो पहले कैपिटल टी का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है बोल कैपिटल टी, बोलना 2πm/क्यूबी। और स्मॉल टी क्या होता है बोल, स्मॉल टी क्या होता है, कैपिटल टी बाय 2। तो देख मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो बाय 2 दिख रहा है, बाय 2, इसको अलग से लिख ले रहा हूँ 1/2, चलेगा। बाय 2 को अलग से लिख लिया 1/2, कैपिटल टी की जगह उसकी वैल्यू रख, क्या है 2πm/क्यूबी, 2 से 2 तो टी क्या आ रहा है 2πm/क्यूबी, वैल्यू पुट करते हैं, पाई कितना है 3.14 m। कौन है बताइए, प्रोटॉन है, नहीं दिया आपको एम, बस आपको पता होना चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, कितना होता है बोल मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, भले से डेटा नहीं दिया पर आपको पता होना चाहिए 1.67 इंटू 10⁻27 kg, लिखा करके दिया था मैंने आपको, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू क्या रहेगा बोल, चार्ज ऑन प्रोटॉन, क्यू क्या रहेगा बेटा ये, चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, दोनों पर ही चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बी मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, वही एक ही चीज तो दिया था, कितना दिया है 1.4, इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, समझा। तो पहले पूरे नंबर्स को सॉल्व करते हैं, 3.14 इंटू 1.67 डिवाइड बाय 1.6 1.4 2.3 कितना रहा बेटा 2.3 इंटू 10⁻⁻27, और ये -19 ऊपर गया तो +19, -27 +19 कितना आएगा -8 सेकेंड। इतने टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स हो जाएगी, समझा। इतने टाइम में ही वो जो प्रोटॉन रहेगा वो आधा चक्कर मार के बाहर भी आ जाएगा, और इतने टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स भी, मैंने आपको बताया था सेम टाइम में प्रोटॉन बाहर भी आता है और सेम टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स भी होता है, वरना तो वो आगे एक्सेलरेट ही नहीं करेगा। अगर प्रोटॉन पहले बाहर आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी रिवर्स ही नहीं आई तो बाहर होकर वापस अंदर जाएगा समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूं, इज इट वेरी मच क्लियर। चलो लिखो, इतना एक क्वेश्चन और है शायद ये टाइप का, वो भी कराता अभी, लिखो फटाफट। इन अ साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन्स आर टू बी एक्सेलरेटेड, तो देख चार्ज पहले ही बता दिया कौन है बेटा, प्रोटॉन है। तो एक साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर में हम लोग प्रोटॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ इट्स डी इज 60 सेंटीमीटर, पूरे डी का रेडियस दिया, इधर देख इधर देख इधर देख, समझिए डी है ऐसा, तो आपको डी का पूरा रेडियस दिया है, ये कौन सा वाला रेडियस रहेगा, एग्जिट के टाइम का रेडियस रहेगा ना, एकदम एक्सट्रीम रेडियस दिया हुआ है आपको, देख ये कौन से टाइम का रेडियस रहेगा बोल, एग्जिट के टाइम, तो आपको आर एग्जिट दिया हुआ है, कितना दिया आर एग्जिट बोल 60 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे उसको 60 इंटू 10⁻², ये जीरो मतलब +1, +1 -2 यानी -1, क्या आ गया रेडियस। आगे देखो, एंड इट इज एंड इट्स ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दिया, फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज, मेगा मतलब तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, फ्रीक्वेंसी दी है। आगे देख क्या हुआ, सॉरी, आगे देख क्या बोला इसने, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन दस एक्सेलरेटेड, अपने को क्या निकालने का बेटा, काइनेटिक एनर्जी निकालने का है, ठीक है ना। और भी कुछ डेटा दिया, देख प्रोटॉन का मास दिया 1.67 इंटू 10⁻⁻27, तो वो नहीं भी देता तो अपने को पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वो भी मालूम है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसा कन्वर्ट करते हैं वो भी दिया हुआ, ठीक है। तो अपने को आंसर निकालना है काइनेटिक एनर्जी का, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला कन्वर्जन दिया हुआ, सब बोर्ड पर दिखना। आर एग्जिट की वैल्यू दी है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, क्या फॉर्मूला अपने पास काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बोलो Q² B² आर एग्जिट स्क्वायर बाय 2m, करेक्ट है। अब इसमें से मेरे को पता क्या क्या, देख आर एग्जिट मालूम है, मास ऑफ प्रोटॉन मालूम है, बी मालूम है क्या, नहीं, चार्ज ऑन प्रोटॉन पता है पर बी मालूम है क्या, नहीं, तो बी तो दिया नहीं, इससे तो कैसे सॉल्व करूं, तो बी निकालने के लिए अपने को क्या दिया, देख फ्रीक्वेंसी, तो पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखते हैं, सब बोर्ड पर देखना। एक साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा, बोलो कितनी होती है बोल,
टू क्यू बी बाय 2 पाए एम, ये फ्रीक्वेंसी होती है। मैं क्या करता हूँ, अभी जस्ट मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था, क्या आया था, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, तो मुझे क्यू और बी चाहिए था ना, तो क्यू बी को अकेला करता हूँ, तो क्यू बी को अकेला करेंगे तो देख क्या आएगा, क्यू बी इज इक्वल टू एफ इंटू 2 पाई एम, क्या आएगा बोल, एफ इंटू 2 पाई एम, स्क्वायर करो इसको, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, एफ का स्क्वायर एफ स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, ये मेरे को किसकी वैल्यू आ गई बोल, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। अब लिखते काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर एग्जिट स्क्वायर बाय, अब देखिए आया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, दिख रहा है, तो इसका वैल्यू पुट करते हैं, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, एफ स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू आर एग्जिट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 4 कटा 2, m से स्क्वायर कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बच रही फिर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये 2 को पहले लिख देता हूँ मैं, 2 इंटू पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एम इंटू 2 इंटू पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एम इंटू आर एग्जिट स्क्वायर, बस है ना, नीचे तो पूरा कैंसिल हो गया, वैल्यूज पुट करो, 2 को ऐसी रहने दे, काइनेटिक एनर्जी 3.14 द होल स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 10⁻⁷, तो 10⁻⁷ का स्क्वायर, मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27, आर एग्जिट कितना है बोल, 6 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर, क्या बचेगा देख, 2 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू 1.67 इंटू 6 का स्क्वायर 36, है ना, 6 का स्क्वायर 36, 10⁻7 टू ज़ा 14 प्लस 14 माइनस 27 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, करेक्ट है, सॉल्व कर देंगे इसको, आंसर आ जाएगा। टू इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू 1.67 into 36, 1185, or else we can say 1.185 into 10 raised to plus 3, ठीक है, into 10 raised to plus 3 into ये कितना आएगा बोल, 14 माइनस 12 आएगा, 14 माइनस 2 आएगा 12, 27 में से 12 निकालेंगे तो 15 माइनस 15, तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है बोल, 1.185 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 15 प्लस 3 माइनस 12 जूल। अगर आंसर जूल में छोड़ना है तो हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे, वैसे तो उसने मेंशन नहीं किया, तो आप जूल में भी छोड़ सकते। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में छोड़ना है तो कैसे करेंगे, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलोगे, 1.185 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19, तो ये 1.185 1.6 10 रेज़ टू माइनस 12 माइनस 19 ऊपर गया तो प्लस 19, इसको सॉल्व करेंगे 1.185 डिवाइड बाय 1.6, वैल्यू आ रही 0.74 माइनस 12 प्लस 19 कितना आएगा रे, प्लस 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये प्लस 7 में से प्लस 1 अलग कर दे तो कितना बचेगा प्लस 6, जो प्लस 1 अलग किए थे उसके से पॉइंट एक नंबर आगे आएगा, कितना आएगा 7.4, 10⁻⁶ मतलब तो 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको शायद ये इसमें आंसर दिया ना, 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिला सबको अच्छे से समझा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट, ठीक है, इसको लिखो फिर डेरिवेशन कराता हूँ। तो अभी हमने देखा था कि मैग्नेटिक फोर्स का अपने पास एक जनरल फॉर्मूला, वायर हो लूप हो कुछ भी हो, इफ एनी करंट कैरिंग कंडक्टर यू हैव, देन द मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला इज Q इंटू V क्रॉस V, पर मैंने आपको बोला था दिस फॉर्मूला इज नॉट अ प्रैक्टिकल वन, है ना, इसको अपने को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट है, तो अभी चेंज करते हैं, तो हम लोग एक करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो अब इसके लिए ना, इसके लिए अपने को 3 कंडीशन लेनी है। पहला कंडीशन हम लोग ले रहे हैं, अगर एक स्ट्रेट वायर हो तो क्या रहेगा, कैसा वायर बेटा, स्ट्रेट वायर,
तो एक स्ट्रेट वायर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, एक स्ट्रेट वायर है मेरे पास, उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन निकालने के लिए आपके पास लेफ्ट हैंड पाम रूल या लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे तो उसका फॉर्मूला अपने को डिराइव करना है। समझ में आ रहा है? तो समझ, अपने पास एक वायर है, दिस इज दैट वायर, लेट से वायर का जो लेंथ है वो है एल। वायर का लेंथ कितना बेटा? एल। तो वी हैव अ वायर ऑफ लेंथ एल, ठीक है ना। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, समझ ऐसे डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट ऐसा फ्लो कर रहा है और मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। समझे, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर आ रही, डॉट समझता है ना रे? मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही बोल? बाहर की तरफ आ रही, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। और ये बीच में इसके अंदर ऐसा वायर रखा हुआ है, ये जा रहा है करंट आई। तो भाई एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, क्या करने वाला उसके ऊपर? फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन निकालते, लेफ्ट हैंड पाम रूल, अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स करंट, पाम फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है? बाहर। करंट किधर आ रहा है? इस तरफ आ रहा है करंट, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट इस तरफ, पाम किधर आया? ऊपर। तो फोर्स कैसा एक्ट करेगा इसके ऊपर देख, तो इस कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा होगा वो ऐसा लग रहा होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। अच्छा, वेलोसिटी कैसे रहेगी बोल? चार्ज की वेलोसिटी कैसे रहेगी? वायर से क्या बह रहा है बोल? करंट। किसी भी मेटालिक वायर में करंट किसके बहने की वजह से बहता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट भले भले से ऐसा बह रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स कैसा फ्लो करेंगे बोल? इलेक्ट्रॉन्स ऐसा फ्लो। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है चार्ज की वो ऐसा रहेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो डायग्राम अपना कंप्लीट होगा। इधर क्यों आया रे वेलोसिटी? समझा? क्योंकि असल में करंट फ्लो कर रहा है, मतलब वायर में कौन फ्लो कर रहा है बोल? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की जो वेलोसिटी होती है ना बेटा, उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल? ड्रिफ्ट। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से बहते हैं उस स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं बोल? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको वीडी से दिखाते हैं। डायग्राम एकदम अच्छे से समझा, इसी को लिख देते हैं। कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ एल, ठीक है ना, कैरिंग करंट आई, ठीक है ना, a magnetic field is present which is directed out of the plane of paper। और लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है बी, कितनी है बेटा? बी। तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज प्रेजेंट, ठीक है ना। a magnetic field B is present which is directed out of the plane of the paper, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स वो अपने को निकालने का है। मैग्नेटिक फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू वी क्रॉस बी। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए कहीं ना कहीं मेरे को Q लगता है, तो मैं पहले Q से ही शुरुआत करता हूँ। Q से शुरुआत करने से पहले वेलोसिटी की बात करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बोर्ड पर देखा, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, बहुत ही ईजी। ड्रिफ्ट, मैंने आपको शायद फिजिक्स 2 स्टार्ट करने से पहले बताया था कि फिजिक्स 2 के डेरिवेशन बहुत ईजी होते हैं, खाली थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं, नंबर ऑफ लाइंस कम होती है उसमें फिजिक्स 1 से कंपेयर करो। देखिए डेरिवेशन 3 मार्क्स के, 4 का तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 मार्क्स के लिए भी आ सकती है, पर कितनी बड़ी है देखना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आल्सो वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बोल? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक समझ, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है ना। और फिर चाहिए तो ऐसा लिखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर टू अनदर एंड इन टाइम t इज। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक गया है, कितने टाइम में गया बोल? t टाइम। तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी रहेगी? देख, वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से यहाँ तक जब इलेक्ट्रॉन मूव किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने? l। नहीं समझा? l है ना इसका लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन गया तो लेंथ कितना ट्रैवल हुआ है? l। और टाइम कितना लगा उसको यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए? t टाइम।
तो वीडी का वैल्यू क्या है बोल, एल अपॉन टी। तो यहाँ से मुझे बताना टी कितना रहेगा, फिर ये टी इधर आ जाएगा, एल बाई वी डी। क्यों निकाल लो सर डी, सॉरी टी क्यों निकाल लो सर, टी असल में मैं निकाल लो बेटा चार्ज निकालने का। क्यों सर, करंट का फॉर्मूला क्या होता है बोल, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सही, यहाँ से क्यू को अकेला करो, क्यू क्या रहेगा बोल, आई इंटू टी। आप समझा टी का को निकाला था, तो टी की वैल्यू पुट कर दे, क्यू क्या आएगा बोल, आई इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, एल बाय वी डी। ये मेरे को चार्ज आ गया। मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय, क्या जनरल फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का, एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे इसको, क्यू इंटू वी बी, क्रॉस प्रोडक्ट रखता है तो साइन थीटा। क्यू का वैल्यू अभी निकाले थे ना। अच्छा, यहाँ पर चार्ज कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम लोग किससे दिखाते हैं, वीडी से। अगर वी की यहाँ पर क्या आएगा बोल, वीडी आएगा, वी की यहाँ पर क्या आएगा बोल, वीडी। क्यू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, आई एल बाई वी डी इंटू बी साइन थीटा। कुछ दिख रहा है, वीडी वीडी गेट्स कैंसल। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, आई एल बी साइन थीटा। खत्म हो गया डेरिवेशन। कितना सिंपल है। तो किसी भी स्ट्रेट वायर पर, कैसे वायर पर, स्ट्रेट वायर पर जिसमें से करंट बह रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बोल, आई एल बी साइन थीटा। क्या होता है बोल, आई एल बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। इसमें आई क्या है बोल, उससे बहने वाला करंट, एल क्या है बेटा, वायर का लेंथ, बी क्या है बेटा, बी क्या है बोल, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें उसको रखा गया, और थीटा डायरेक्शन, तो सॉरी एंगल, किसके किसके बीच का एंगल। वैसे तो देखा जाए थीटा एंगल होता है बी और वी के बीच में, पर यहाँ तो फॉर्मूले में वी आ ही नहीं रहा है। तो बेटा जरा ध्यान से देखना, वी का वही डायरेक्शन होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। लाइक वी ऐसा है पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो करंट भी ऐसे रहेगा, नेगेटिव चार्ज के लिए ऐसा रहेगा, है ना। तो यहाँ पर वी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है अपना थीटा, और इधर तो वी आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग किसको लेंगे, करंट को लेंगे। लेकिन मसला ये है, करंट को हम लोग कभी भी वेक्टर नहीं दिखा सकते। करंट को हम लोग कभी भी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद है डायरेक्शन होने के बावजूद भी। मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था चीज, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। दो करंट हैज गॉट डायरेक्शन बट स्टिल इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हु विल टेल मी द रीजन। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बताया था मैंने, करंट का डायरेक्शन होने के बावजूद भी हम लोग उसको वेक्टर नहीं मानते, स्केलर मानते। व्हाई? शाबाश शाबाश मेरे शेर और शेरनियों, नालायकों। मैंने बताया था आपको कि करंट को अगर हम लोग वेक्टर मानेंगे तो करंट का जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन वगैरह होता है या मल्टीप्लिकेशन वगैरह होता है, वो वेक्टर्स लॉ को फॉलो करके कभी नहीं होता है। करंट ऐड करने के लिए अपने को वेक्टर एडिशन लॉ यूज नहीं करना पड़ता, करंट को मल्टीप्लाई करने के लिए अपने को वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का लॉ नहीं यूज करना पड़ता। करंट डज नॉट फॉलोज द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ, hence we cannot take current as a vector quantity, it is always considered as a scalar quantity। वहाँ पे कभी भी लॉ ऑफ वेक्टर एप्लीकेबल नहीं होता है करंट के केस में, समझ में आ रहा है। इसलिए हम लोग करंट को हमेशा वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते, क्या मानते हैं बोल, स्केलर क्वांटिटी। तो फिर किसको वेक्टर मानूं, एक तो बी पक्का है, बी तो वेक्टर पक्का है, बचा कौन अब एल, तो हम लोग यहाँ पर लेंथ को वेक्टर मान लो। किसको वेक्टर मान लेते हैं, लेंथ। सर डायरेक्शन क्या लेंगे उसका, जो करंट का डायरेक्शन है वो लेंथ का डायरेक्शन, जो करंट का डायरेक्शन है वो लेंथ का डायरेक्शन है। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, देखिए एफ एम ऐसे ही रहेगा, आई वो तो स्केलर है उसको ऐसे रहने दे। कौन कौन वेक्टर ले रहे इधर, एल और बी, तो एल एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, साइन थीटा हटा तो क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म। एफ एम इज टू आई इंटू एल क्रॉस बी। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक वायर है, उसमें से आई करंट बह रहा है, इसका लेंथ है एल, लेंथ कितना बेटा एल, और इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है, मैग्नेटिक फील्ड बी इज अ वेक्टर। और हम लोग क्या करते हैं, एल को भी एक वेक्टर मानते हैं, जो आई का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन मान लेते हैं बेटा किसका, एल। हियर एल इज ऑल्सो अ डायरेक्शन, ठीक है, एल हैज ऑल्सो गॉट डायरेक्शन, जो आई का डायरेक्शन रहेगा वही लेंथ का डायरेक्शन रहेगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में और ये स्केलर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में तो डायरेक्शन से लेना देना भी नहीं है। आपको क्या करना है, आई लेना है मतलब बहने वाला करंट, एल लेना है मतलब वायर का लेंथ, बी लेना है मतलब के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, थीटा कौन रहेगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। कंडक्टर ऐसा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, थीटा कितना है 90। कंडक्टर ऐसा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है, थीटा ये दिया हुआ, जो भी रहेगा।
समझे अच्छे से? ये पहला डेरिवेशन आपका होगा। कौन से वायर के लिए बोल? स्ट्रेट वायर। इस फॉर्मूले के ऊपर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल है, इस फॉर्मूले पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल, तो अभी देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो। समझा? अब सेकंड केस लेते हैं। अगर स्ट्रेट वायर ना हो, बल्कि स्ट्रेट वायर की जगह पर एक आर्बिटरली शेप का वायर, मतलब कोई भी ऐसा आड़ा टेढ़ा शेप का वायर, ठीक है ना, आर्बिटरली शेप का वायर, ठीक है ना, स्पेलिंग रॉन्ग है शायद, आर्बिटरली शेप्ड वायर, कोई भी आड़े टेढ़े शेप का एक वायर है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फोर्स हम लोग कैसा निकालेंगे? उसकी वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फोर्स भी हम लोग इसी की मदद से निकालेंगे। देख कैसे, पहले कोई तो भी आड़ी टेढ़ी शेप का वायर ऐसे समझ ले, समझ, ऐसा एक वायर है मेरे पास, हाँ सांप है बराबर, इधर ऐसा फन विन भी बनाऊं क्या ऐसा ना? एक कोई तो भी आर्बिटरली शेप का वायर है और इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और इसमें से करंट भी बह रहा है, इसमें से करंट भी ऐसा जा रहा है, ठीक है ना। ये खाली फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आता है, और डेरिवेशन भी 2 लाइन की, सब ध्यान से। अब मुझे इसके वजह से इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा उसका वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है बोल? वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे? कंसीडर एन इन्फिनिटेसिमली, या फिर इन्फिनिटेसिमली की जगह पे और क्या लिख सकते हो? वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। इस पूरे वायर में छोटा सा, बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो जिसका लेंथ कितना है बेटा? dl। तो समझ, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको लेना है, यहाँ पे कहीं पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसका लेंथ कितना है बेटा? dl, ठीक है। तो dl वेक्टर कैसा आएगा? देख, करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है ना बेटा, तो dl का डायरेक्शन भी करंट की डायरेक्शन में रहेगा, समझा? अब इस डीएल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी छोटा होगा, पूरे वायर पे जो फोर्स लगेगा वो टोटल फोर्स रहेगा, डीएल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो छोटा फोर्स लगेगा, है कि नहीं? पहले तो मेरे को एक बात बताना, ऐसे आर्डिकुलर शेप का वायर है, उस पर एकदम इतू सा लेंथ कंसीडर की, तो जो इतना सा वायर रहेगा वो कैसा दिखेगा? स्ट्रेट दिखेगा। तो ये इतने से वायर के लिए मैं स्ट्रेट वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो सब लोग ध्यान से देखना, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन एलिमेंट dl will be given by formula of straight wire। छोटे से एलिमेंट dl को हम लोग स्ट्रेट वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कितना रहेगा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला? देख, मैं d यूज कर रहा हूँ, ये छोटू सा फोर्स रहेगा। क्या रहता है स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला? बोल, I इंटू एल क्रॉस बी। तो ये आएगा I, करंट तो पूरा उतना ही बह रहा है, चाहे इतना वायर लो, चाहे इतना कुछ भी लो। मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, कोई भी ले लो वायर को, मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, खाली क्या चेंज हो रहा है? टोटल लेंथ एल की जगह पर क्या जा रहा है? बोल, छोटा सा लेंथ dl आ जा रहा है, I इंटू डी एल इंटू बी। तो टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे? देख, देयर फोर्स मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वायर, छोटे से फोर्स से टोटल फोर्स कैसे निकालोगे रे? बोल, इंटीग्रेट कर ले, उसकी जगह उसकी वैल्यू रख दिया, डीएफएम क्या आता है? बोल, आई इंटू डी एल क्रॉस बी। बेटा जो जो चीजें कांस्टेंट होती है इंटीग्रेशन के बाहर आती है। पूरे वायर से सेम करंट जा रहा है, चल बाहर लिख दे। पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहने वाला है? सेम, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा रे? डीएल आएगा, समझा? दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर्बिटरली शेप वायर, खत्म, कुछ नहीं। डेरिवेशन है खाली, इसके ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, समझा अच्छे से? थर्ड कंडीशन है फॉर अ क्लोज कंडक्टिंग लूप। क्लोज सर्किट, एक क्लोज वायर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा वो निकालने। समझ, ऐसा एक वायर है क्लोज, ये उसमें से करंट बह रहा है। सर स्क्वायर शेप का जरूरी है क्या? नहीं, कोई भी शेप का हो सकता है, एनी शेप, रैंडम शेप, ठीक है ना, बस क्लोज रहना चाहिए। ऐसा भी रह सकता है, स्पिनर के शेप का, खाली क्लोज होना चाहिए, दोनों एंड वायर के सेम होने चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक क्लोज कंडक्टिंग वायर है, या क्लोज सर्कुलर लूप है, क्लोज सर्किट, ठीक है ना, उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा रखा हुआ है,
बी, इसमें से करंट बह रहा है आई, तो इसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा वो मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो इधर भी सेम यही काम करेंगे, सेम यही काम करेंगे। कंसीडर वेरी स्मॉल एलिमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, ठीक है। तो क्या कहते हैं DFM, बोल DFM क्या है, बोल आई DL क्रॉस B, करेक्ट है, ठीक है ना, यहाँ तक सेम आएगा पूरा। तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्लोज्ड लूप, इस पूरे क्लोज लूप का जो टोटल मैग्नेटिक फोर्स रहेगा क्या रहेगा, देख FM इज इक्वल टू आई, इंटीग्रेट करेंगे ना, इंटीग्रेट ऑफ DFM। अच्छा, एक ऐसा लूप है क्लोज, तो जब क्लोज लूप के ऊपर इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन को ऐसा दिखाते हैं, उसके ऊपर ऐसा सर्कल बना है, मतलब जिस भी सरफेस पे इंटीग्रेशन लग रहा है, जिस भी लेंथ पे इंटीग्रेशन लग रहा है, वो कैसा बेटा क्लोज लूप है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं DFM की वैल्यू पुट कर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DFM, आई DL क्रॉस B, आई इंटीग्रेशन के बाहर आएगा कांस्टेंट है, B इंटीग्रेशन के बाहर आएगा कांस्टेंट है, लूप में कौन बचेगा, बोल इंटीग्रेशन ऑफ DL। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, डिफरेंस दिख रहा है, समझ। अच्छा, एक आपको एक बात बताओ, मालूम, आप वेक्टर को इंटीग्रेट कर रहे हो, किसको इंटीग्रेट कर रहे हो, बोल वेक्टर को। तो जब आप वेक्टर का क्लोज लूप में इंटीग्रेशन करोगे ना, आंसर 0 ही आने वाला है। ये देख कैसे, इसको प्लस एल समझ, तो ये कितना रहेगा, माइनस से, सही है। इसको प्लस एल समझ, तो ये कितना रहेगा, माइनस, यहाँ का लेंथ यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ का लेंथ यहाँ से कैंसिल हो गया, ओवरऑल आंसर 0। अगर ऐसा नहीं समझा तो आई कैप और जे कैप से समझ, ये प्लस वाई में जा रहा है ना, ये 3j कैप है, तो ये कितना रहेगा, -3j कैप, ये 2i कैप है, तो ये -2i कैप, 3j कैप प्लस -3j कैप प्लस 2i कैप प्लस -2i कैप, 0, समझ रहे। तो किसी भी वेक्टर फॉर्म को जब आप क्लोज लूप में, किसी भी वेक्टर को जब आप एक क्लोज लूप के लिए इंटीग्रेट करते हो, तो उसका आंसर कितना आता है, बोल 0। तो मुझे बताना फिर क्लोज लूप पे, तो क्लोज लूप पे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0 आएगी। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि क्लोज लूप के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और उसका नेट फोर्स कितना होता है, 0। मैं आपको बता दूं कैसे। एक ये समझ, एक सरफेस है, इसके ऊपर फोर्स लगा, अभी भी फोर्स लगा, खींच, अभी भी फोर्स लग रहा है, पर फोर्स का इफेक्ट फील हो रहा है क्या, नहीं, क्यों, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल, तो नेट फोर्स 0 है। ऐसे कुछ यहाँ पर होता है, और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे ना तो तुमको समझ में आएगा। ये जो 4 आर्म दिख रहे हैं, नहीं है मेरे को भी मालूम, लेकिन लगाओ, ये जो चारों आर्म दिख रहे हैं बेटा आपको स्क्वायर के, चारों के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं, अभी मजा आएगी, देख राइट लेफ्ट हैंड पाम रूल। मैग्नेटिक फोर्स फील्ड किधर आ रही है, बाहर, इसमें देख करंट कैसे जा रहा है, ऐसा, पाम कहाँ पे, नीचे, पाम कहाँ पे, नीचे, ये आ गया फोर्स, इस पे निकाल, इस पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट नीचे, पाम कहाँ पे, लेफ्ट में, ठीक है। इस पे कर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट कैसे जा रहा है, ऐसा, पाम ऊपर, फोर्स देख, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, पाम किधर जा रहा है, वो साइड। ये फोर्स और ये फोर्स को देख, क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल, अपोजिट डायरेक्शन में ना, ये फोर्स और ये फोर्स कैंसिल, अपोजिट डायरेक्शन, सारे आर्म्स के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगा, और कैंसिल आउट होकर के नेट फोर्स कितना बचेगा, 0। तो फोर्स है, बस उसका इफेक्ट नहीं होगा, नेट फोर्स कितना आएगा बेटा, 0। समझा अच्छे से। तो ये पूरी डेरिवेशन हो गई, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाली, यही पूछा अभी तक, ये और ये पूछा नहीं, एक बार एग्जाम में दिया करके पढ़ा दिया। डेरिवेशन भी ज्यादातर इसी की आती है, न्यूमेरिकल भी ज्यादातर इसी के ऊपर आती है। समझा अच्छे से, चलो लिखो पूरा।